Okay, students, welcome to second video on uncontrolled rectifier. So हम लोग लास्ट क्लास आर लोड के क्रॉस पढ़े थे। आज हम लोग आर एल लोड देखेंगे। सो हमारे एसी है, यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में ट्रांसफार्मर लिया था 1:1 का। सो आप यहाँ पे एक एसी सोर्स ले लिए जिसकी वैल्यू है वी एम साइन ओमेगा टी। एक डायोड है, ठीक है, और एक लोड हमारा जो है वो आर एल है, इंडक्टिव रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव लोड, ठीक है। अब इस केस में हमें देखना है कि वेवफॉर्म हमारा कैसे बनता है। तो स्टार्टिंग के केस में हम लोग कन्वर्ट कर लेते थे ताकि वेवफॉर्म समझ में आए सही से। सो नॉर्मली दिस इज प्लस ड्यूरिंग द इंटरवल 0 to pi, this is plus and this is minus, this is minus, okay. Now when it is during the interval 0 to pi, so 0 to pi के बेस में के केस में क्या ये प्लस है माइनस है, तो डायोड फॉरवर्ड वाइज में चला जाएगा और करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन एंड इंडक्टर विल स्टार्ट चार्जिंग, एनर्जी अपना स्टोर करना शुरू कर देगा इंडक्टर। सो वोल्टेज विल बी वी जीरो विल बी इक्वल टू वी, बिकॉज ऑन होने के बाद वोल्टेज अक्रॉस डायोड क्या होता है, जीरो होता है। आइडियली रियल में 0.7 होता है और सिलिकॉन में। सो ये जो वी जीरो है, ये वी जीरो विल बी इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। तो वी जीरो विल बी इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज मेरा मिल गया है। तो जीरो से लेकर पाई तक का वोल्टेज क्या है, इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट द करेंट, इधर ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे एक इंडक्टर लगा हुआ है, तो डेफिनेटली करंट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग लाइक दिस। एनर्जी जब तक इंडक्टर जब तक स्टोर कर रहा है एनर्जी यहाँ तक पहुंच गया, बट जैसे ही आउटपुट वोल्टेज जीरो हुआ आफ्टर पाई, करंट विल नॉट गो जीरो सडनली। इंडक्टर एनर्जी स्टोर करके रखा है, तब तो क्या होगा, वो सडनली करंट डाउन होगा नहीं। दैट मीन्स जब तक डायोड, जब तक ये प्लस और ये माइनस था, जब तक सोर्स में ये प्लस और ये माइनस था, तब तक आउटपुट वोल्टेज क्या था, ये प्लस था और ये माइनस था, ठीक है। और आप बोल सकते हैं ये प्लस था और ये माइनस था, ये प्लस था और ये माइनस था। कब, जब तक इंडक्टर अपना एनर्जी स्टोर कर रहा था सप्लाई से। पर जैसे ही ये रिवर्स किया, ये पार्ट जैसे ही रिवर्स किया, ये माइनस हुआ और ये प्लस हो गया, उस केस में उस केस में क्या होना चाहिए, डायोड चला जाना था, चाहिए था रिवर्स बायस्ड में। बट अगर डायोड रिवर्स बायस्ड में चला गया तो एनर्जी जो स्टोर हो रहा किया हुआ है इंडक्टर, वो सडनली जीरो हो जाएगा, जो हो नहीं सकता है। दैट्स वाई जो इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर करके रखा है, अब वो डिसिपेट करेगा जब ये पोलरिटी चेंज कर लेगा। मतलब आफ्टर पाई दिस विल बिकम प्लस एंड दिस विल बिकम माइनस। नाउ देखिए, दिस प्लस एंड दिस प्लस, सोर्स का प्लस और ये प्लस दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं। नाउ ये दिस माइनस एंड दिस माइनस इज एट डिफरेंट पोटेंशियल। अभी देखिए क्या है, ये प्लस है, ये भी प्लस है। नाउ ये माइनस है सोर्स का और ये माइनस है किसका, इंडक्टर का, ठीक है। तो डेफिनेटली ये इसकी एनर्जी ज्यादा है इसके कंपैरिजन में स्टार्टिंग के केस में, इसीलिए दिस इज मोर नेगेटिव। आप बोल सकते हो दिस इज मोर नेगेटिव, दिस इज मोर नेगेटिव। आप बोल सकते हो ये टर्मिनल मोर नेगेटिव है एज कंपेयर टू दिस। दैट्स व्हाई डायोड विल बी इन रिवर्स, नॉट इट विल बी इन फॉरवर्ड बायस्ड rather than रिवर्स बायस्ड। देखो एनोड का, एनोड लेस नेगेटिव है कैथोड से, इसका मतलब क्या है, एनोड पॉजिटिव हुआ कैथोड से, है ना। एनोड अगर लेस नेगेटिव हुआ कैथोड से तो उसका मतलब होता है एनोड पॉजिटिव है कैथोड से। दैट्स व्हाई डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बायस्ड एंड आउटपुट वोल्टेज विल बी इन नेगेटिव इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज, दैट इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, एंड करंट विल स्टार्ट डिसिपेटिंग टू जीरो। एंड इन दिस केस अप टू बीटा, इसको एक्सटेंशन एंगल भी बोलते हैं, बीटा तक क्या होगा, बीटा तक क्या होगा, ये वैल्यू कंडक्ट, डायोड कंडक्ट करता रहेगा बीटा तक। बीटा तक डायोड क्या होगा, कंडक्ट करता रहेगा, ठीक है। एंड जैसी एनर्जी लूज करेगा इंडक्टर पूरा, नाउ दिस विल
दिस डायोड विल गो इन अ रिवर्स बायस, बिकॉज ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ये नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से अब एनर्जी है नहीं इंडक्टर के पास, तो ये प्लस डायरेक्टली यहाँ लगेगा, सोर्स का प्लस डायरेक्टली यहाँ लगेगा और ये माइनस यहाँ लगेगा, डायोड रिवर्स बायस में चला जाएगा, डायोड ऑफ हो जाएगा, करंट भी जीरो होगा और वोल्टेज अक्रॉस द डायोड विल बी इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज, दिस इज द वन कंप्लीट साइकिल ऑफ अ in a case for a in case for a diode, in case for a RL load. Okay, now इसका TRR देख लेते हैं, रिवर्स रिकवरी वोल्टेज। तो कितना समय मिल रहा है डायोड को ऑफ होने का, बीटा से ऑफ हो रहा है 2 पाई तक, सो 2 पाई माइनस बीटा बाई ओमेगा। सो देखिए TRR घट गया मेरा, TRR मेरा घट गया, दैट मीन्स अगर ये TRR बहुत ज्यादा घट जाएगा तो क्या होगा उस केस में, मे बी मेरा जो आपका थायरिस्टर बोल सकते हो डायोड को ऑफ होने का समय जो मिल रहा है वो इतना ज्यादा डिक्रीज हो जाए ताकि वो पूरा ऑफ ना हो सकता है ऐसा। और ये बीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, टोटली लोड पर डिपेंड कर रहा है, एल के वैल्यू पर। एल जितना ज्यादा होगा उतना ये ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा और उतना बीटा का वैल्यू क्लोज टू 2 पाई होता जाएगा। तो डेफिनेटली बीटा जो वैल्यू है टोटली लोड पर डिपेंड कर रहा है, लोड के नेचर पे। The highly inductive load will have a large beta value rather than a low inductive low inductive value। ठीक है, सो लोड के नेचर पे ये डिपेंड करेगा बीटा, और बीटा अगर बहुत ज्यादा 2 पाई के क्लोज हो जाएगा तो देयर मे बी अ चांसेस ऑफ कि डायोड पूरी तरीके से ऑफ नहीं हुआ हो। और इस केस में आपको मैंने बताया था डायोड का अगर बहुत ज्यादा आप TRR घटा दीजिएगा तो उस केस में व्हाट विल हैपन, जो एस फैक्टर है वो एस फैक्टर विल बी वेरी वेरी स्मॉल, क्लोज टू वेरी वेरी स्मॉल, मे बी 0.3 0.4, एंड इन दैट केस di/dt जो होगा डायोड के थ्रू वो काफी हाई होगा और डायोड जल सकता है, डैमेज हो सकता है। ठीक है, so this is the graphical waveform representation explanation of RL diode, RL circuit। now हम लोग आउटपुट पे जाते हैं। सो आउटपुट में हमारा आउटपुट वोल्टेज और कंप्लीट साइकिल विल बी लाइक दिस। सो यहाँ लिमिट चेंज हो जाएगा, अभी कंडक्शन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 0 से पाई तक हो रहा है। देखिए कंडक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है, 0 से बीटा तक, सॉरी 0 से बीटा तक हो रहा है, उसके बाद बीटा से 2 पाई तक नहीं हो रहा है। वेव फॉर्म में 0 से बीटा तक देंगे हम। अब V0 विल बी इक्वल टू Vs, साफ यहाँ से दिख रहा है V0 विल बी इक्वल टू Vs। देखिए V0 विल बी इक्वल टू Vs, दैट मीन्स आउटपुट वोल्टेज में हम Vs लिख लेंगे, V0। ये पार्ट 0 हो गया, सो बटा 1/2 पाई 0 टू बीटा V0। V0 का वैल्यू है Vm sin ओमेगा t, लिमिट पुट कीजिए एंड यू विल गेट द वैल्यू एज Vm/2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, सॉरी कॉस बीटा। बीटा डिपेंड्स ऑन टोटली ऑन द लोड। उसी तरीके से करंट की वैल्यू अगर निकालेंगे तो सेम यहाँ पर डिवाइड बाय आर करना होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था ना एवरेज वोल्टेज है। एवरेज वोल्टेज डीसी के केस में इंडक्टर के क्रॉस एवरेज वोल्टेज क्या होता है, 0 होता है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ आर पार्ट लेंगे। तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू V0 by R, नॉट Z, here will be R। okay, this is the average output voltage। okay, देखिए ये इसके बाद average output will be across the inductor will be 0 and peak inverse voltage again क्या होगा, वो बीटा 2 पाई Vm होगा। now if this beta is very very large, in that case Vm से कम भी हो सकता है, ठीक है, पर मैक्सिमम Vm से कम हो सकता है, पर मैक्सिमम कितना होगा, Vm होगा। एक साइकिल का रिवर्स वोल्टेज मैक्सिमम कितना लग रहा है, Vm लग रहा है। अगर बीटा बहुत ज्यादा 2 पाई के क्लोज हो गया तो Vm से कम ही होगा। तो आपको जो भी लेना है पिक इनवर्स वोल्टेज डायोड का, वो आपको ध्यान रखना है कि Vm से सिर्फ मार्जिन Vm से ज्यादा लेना है। सो डायोड का पिक इनवर्स वोल्टेज जो होगा वो Vm से ज्यादा होगा फॉर अ सक्सेसफुल रनिंग ऑफ सर्किट।
ठीक है। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग ये जो वेव फॉर्म आर एल लोड के साथ बना है, ये देखिए आउटपुट वोल्ट टीआरआर भी घट गया, आउटपुट वोल्टेज भी घट गया, आउटपुट करंट भी घट गया मेरा। सो ये डिमेरिट है सर्किट का। तो इस डिमेरिट को हम कैसे ओवरकम करेंगे, दिस विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आर एल लोड में देखिए वेव फॉर्म मेरा डिस्टॉर्टेड हो गया, आउटपुट के साथ इसका एवरेज वोल्टेज क्या होगा, कम मिलेगा ना, क्योंकि देखिए आउटपुट के साथ थोड़ा इनपुट एसी भी आ जा रहा है, और एसी में क्या है रिवर्स में जा रहा है, तो डेफिनेटली एवरेज वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट ज़्यादा है, नेगेटिव पार्ट कम है। पहले में नेगेटिव पार्ट था ही नहीं आर लोड में, तो नेगेटिव पार्ट नहीं रहने की वजह से क्या था, एवरेज वोल्टेज ज़्यादा था, और जैसे ये नेगेटिव पार्ट है एवरेज वोल्टेज को कम कर देगा। अब इसको ओवरकम करने के लिए हम एक फ्री व्हीलिंग डायोड यूज करेंगे, और उससे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज और ध्यान रखिए, ये जो मैंने एवरेज वोल्टेज बनाया है, ये आपका एवरेज ये आपका एवरेज आउटपुट वोल्टेज है। ठीक है, अगर आप इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, ये सर्किट को केवीएल लगा के, इस सर्किट में अगर आप केवीएल लगाइएगा तो वो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, और उसे सॉल्व करने का अलग तरीका है। ठीक है, बट उसमें स्टेडी पार्ट और ट्रांजिएंट पार्ट दोनों आ जाएगा। जैसे इसमें आप केवीएल लगाइएगा तो क्या होगा, इसमें केवीएल लगाइएगा तो वी एस इज इक्वल टू आर आई टी प्लस, या आर आई जीरो प्लस एल डी आई जीरो बाई डी टी, है ना, ये हमारा एक्सप्रेशन होता है। तो इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो इसे स्टेडी पार्ट और ट्रांजिएंट पार्ट दोनों मिलेगा। ओके, सो इसे हम लोग अभी फॉर सिंप्लीफिकेशन सिंप्लिसिटी ऑफ द सर्किट हम अभी उन चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी। मुझे सिर्फ समझाना था सर्किट, और उसे वेव फॉर्म समझाना था आपको, कॉरस्पॉन्डिंग वेव फॉर्म, और आउटपुट वोल्टेज जो हमारा मिल रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, बिकॉज हमारा मेन मकसद यहाँ पे एवरेज आउटपुट वोल्टेज और एवरेज आउटपुट करंट निकालने का है। ठीक है, थैंक यू।